We will continue to talk with Hasina Moin on Planet Samina. She is Pakistan's legendary playwright. आपके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं, लोग आपको देख के फॉलो करते हैं, स्पेशली जो यंग राइटर्स हैं, जो न्यू जनरेशन है. और आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मैंने हसीना मोइन जी के साथ ट्रैवल भी किया है पाकिस्तान से बाहर, और वहाँ जाके और ज़्यादा एहसास होता है इस बात का कि ये कितनी बड़ी लेजेंड है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एसेट है. एंड शी इज़ माशाल्लाह लिविंग लेजेंड ऑफ आवर कंट्री. तो मैं ये पूछना चाहूँगी हसीना जी आपसे कि एज अ यंग राइटर आप खुद किस शायर से या किस राइटर से आप इंस्पायर्ड थी, आप किसकी फ़ैन थी? देखो, सबसे ज्यादा तो मेरी आइडियल राइटर जो थी वो कुर्रतुल ऐन हैदर थी. ये बहुत अच्छी लगती थी. हालांकि वो तो मैंने बचपन में पढ़ा था, यंग एज में चॉकलेट हाउस या उनकी जो अफसाने थे वो कॉलेज में पढ़े. फिर जब उनका आँख का दरिया आया तो हम एमए पास कर चुके थे, लेकिन उस वक्त मुझे ये था कि मुझे एमएड का इम्तिहान देना था. लेकिन मैंने कहा जब तक मैं ये किताब नहीं पढ़ लूंगी वो मैं इम्तिहान नहीं दे पाऊंगी, मेरा दिल उधर लगा रहेगा. तो मैंने वो आँख का दरिया खत्म किया. और शायर तो उस वक्त गालिब, मीर, जिगर, ये सारे जो थे जो बड़े शायर थे, फैज साहब भी आ गए थे उस वक्त, उनको भी पढ़ा. मतलब जितने पुराने अदीब और शायर, मेरी वालदा की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी और हम बच्चों के लिए उन्होंने अलग अलमारी बना दी थी कि ये आप किताबें पढ़ा करें. बच्चे सब पढ़ते थे. तो मैंने वो किताबें तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर ली. उसके बाद बड़ी किताबें पढ़ने लगी जो कि अम्मा पढ़ने नहीं देती, लेकिन मैंने पढ़ डाली. बात समझ में आई, बात समझ में नहीं आई, लेकिन पढ़ डाली मैंने. जब भी मैंने गडरिया भी पढ़ा था अशफाक अहमद साहब का, जब भी मैंने मंटो को भी पढ़ा था, जब भी मैंने इस्मत को भी पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आई थी. लेकिन कॉमेडी भी उसी वक्त पढ़ी थी मैंने. कर्नल शफीकुर रहमान को भी पढ़ा, असदुल्ला साहब को उनको भी पढ़ा, और मुश्ताक यूसुफी को तो फैमिली को जानती थी मैं. तो इस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉमेडी लिखते हैं, क्योंकि वो बड़े सीरियस लगते थे. हम उनके घर जाते थे तो सीरियस बातें करते थे, लेकिन हमें पता चला कि बाद में कि इनकी किताब है. तो चिराग तले हमने पढ़ी. और जब मैं इनका अनकही लिख रही थी तो मैंने शोएब से कहा कि शोएब ऐसा करते हैं कि इसका नाम हम चिराग तले रखते हैं. तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी किताब का नाम है, मुश्ताक साहब तो कभी भी नहीं देंगे. मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ. तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि मुश्ताक भाई, ये जो है एक मैं सीरियल लिख रही हूँ, उसका मैं नाम रखना चाह रही हूँ चिराग तले. वो आपकी जो मशहूर किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रख लूँ? तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, हाँ रख लो, बल्कि तुम राइटर का नाम भी वही रख लेना. तो इतना मजा आया उनसे फिर बात करके. बाद में हम हमेशा मिलते रहे उनसे और आखिर वक्त तक. बल्कि तो राइटर्स से मुलाकातें रही, बहुत तो नहीं रही, क्योंकि जाहिर है हम ख़वातीन का मुश्किल ये है, बल्कि मेरे जैसे लोगों का, कि मैं अपने आप किसी के यहाँ नहीं जाती जब तक कि कोई बुलाए नहीं. तो मैं इन महफिलों में जाके बैठना नहीं चाहती, जैसे कि शायरात की होती है या लोग जाते हैं लोगों से मिलने. मैं खुद से मिलने नहीं जाती, ये मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब है. हसीना जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी राइटिंग तो आपका है ही पैशन, ट्रैवल भी है, क्योंकि मैंने हसीना जी के साथ ट्रैवल किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा पैशन है उनका. उसके अलावा आप कि और कोई हॉबीज हैं, या जैसे सबसे बड़ी हॉबी तो मेरी पेंटिंग थी जी, लेकिन बाद में फिर मैंने छोड़ दी जी. यानी पेंटिंग इतनी बड़ी हॉबी थी कि मैं स्कूल में जो सर्विस की मैंने जी. वो उन्होंने उस वक्त तक मेरा एमए का रिजल्ट नहीं आया था, तो उन्होंने बीए के रिजल्ट में फर्स्ट क्लास थी, इसलिए उन्होंने ले लिया था मुझे जी. तो उन्होंने पेंटिंग क्लासेस दे दी थी मुझे. और ये मैं आपको बताऊं कि नाजिक रामुल्ला उस स्कूल में पढ़ाती थी आर्ट, लेकिन वो चली गई थी उस वक्त. तो उन्होंने कहा कि आप आर्ट ले लीजिए, आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आप आर्ट ले लीजिए. तो मैंने आर्ट क्लास ली थी, आर्ट क्लासेस लेना शुरू कर दी थी. और उसके बाद डीजे कॉलेज में पेंटिंग किसी पेंटर की
एग्जीबिशन हुई तो मुझे एज ए जज बुलाया गया जी तो मैं बहुत हंसी कि मुझे एज ए जज, और उसमें थे बहुत बड़े बड़े जो पेंटर्स हैं वो आए थे। तो मैं तो बिल्कुल सोच रही थी कि मैं क्या कहूँ मुझे जी। तो ज्यादा आता नहीं है, जी, जी। लेकिन मैंने पढ़ लिया था आर्ट के बारे में, इसलिए जी। 2-4 टर्म्स आती थी जी, तो जी। मैंने गुजारा कर लिया। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो जाहिर है 2 चीजें तो इंसान नहीं कर सकता दिल लगा के, जी। और लिखाई ने तो मुझे इतना बांध लिया था पीटीवी में कि जिस दिन से मैं दाखिल हुई थी उसके बाद 40 साल तक मैं वहां से निकल नहीं सकी। जी। मेरी वालदा बड़ी परेशान होती थी कि ये कैसी लिखाई है कि तुम सुबह जाती हो रात को आती हो, क्योंकि पीटीवी पिक एंड ड्रॉप होता था। जी, जी। तो मैं कहती थी कि अम्मा इतना लिखना पड़ता है, तो वो लोग जितना लिखवाते हैं मैं लिखती हूँ, मुझे तो नहीं पता। तो 40 साल मैंने पीटीवी को दिए हैं। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा इतने कम पैसे मिलते थे, यानी उस वक्त हमें इतना होश नहीं था कि हम देखते कि पैसे कितने मिल रहे हैं, ना हम पूछते थे, जो भी मिलता था हमारे लिए तो बड़ा एजाज यही था कि हमारा ड्रामा चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे पता चला था। वो तो गोल्डन टाइम्स थे हसीना मोइन जी के सीरियल्स के, जो सुपर हिट थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग उनकी फॉलोइंग थी। और मैं हसीना जी से ये भी पूछना चाहूंगी कि हर स्कूल गर्ल, हर कॉलेज स्टूडेंट के कोई ड्रीम्स होती हैं, कोई स्क्रीन आइडल्स होते हैं। आपके ज़माने में जब आप स्टूडेंट थी तो उस वक्त टेलीविज़न तो नहीं, जो आइडल्स होते थे वो स्क्रीन पे ही होते थे, बिग स्क्रीन पे, जो फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेसेस। तो एज अ स्टूडेंट आप किनको पसंद करती थी? दिलीप कुमार बहुत प्यारे लगते थे मुझे, और कपूर फैमिली के लोग जो थे, ऋषि कपूर वगैरह, और उनकी बेगम जो है वो नीतू बहुत प्यारी लगती थी। और जितनी खूबसूरत मधुबाला को देख के तो हम लोग दंग रह जाते थे कि कितनी खूबसूरती दुनिया में मुमकिन है। मधुबाला, और उसके बाद मीना कुमारी, ये सारे जो लोग थे, और फिर गाने कितने खूबसूरत और डायलॉग सब, तो ये तो शायद इसका भी असर पड़ता है इंसान के ऊपर। लेकिन अभी जो आपने अपने करियर के बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया और क्या क्या मराहिल थे और क्या क्या चैलेंजेस भी फेस किए और इम्तिहानात भी फेस किए उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। एंड आई एम श्योर कि आपके जो सुनने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको भी ये सब आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा।